वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में खुश आमदीद। मैं हूँ साकिबुल इस्लाम और आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में अफगान हुकूमत की तरफ से ईद उल अज़हा पर जंगबंदी के ऐलान के बाद काबुल में रॉकेट हमले और खित्ते के लिए अमरीकी सदर की हिकमत अमली को 1 साल पूरे होने पर अफगानिस्तान की सूरत हाल पर एक नज़र। आज के शो में और किन मौज़ूआत पर हम रिपोर्ट्स लेकर आए हैं, देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। अमेरिका और तुर्की के कशीदा ताल्लुकात से आलमी तिजारत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? टेक्नोलॉजी के शोबे में नौजवान खवातीन की नुमाइंदगी को बढ़ाने की कोशिशें और पाकिस्तान और अमेरिका से ईद उल अज़हा के कुछ रंग। तालिबान ने आज काबुल में सदारती महल और अहम इमारतों पर होने वाले रॉकेट हमलों से लाताल्लुकी का ऐलान किया है। अफगान पुलिस के मुताबिक ये रॉकेट सदारती महल, अमरीकी सफारत खाने और नेटो के ज़ेरे इस्तेमाल एक इमारत के नज़दीक गिरे। वाक़े में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं। अफगान हुक्काम का कहना है कि दोनों रॉकेट्स का हदफ सदारती महल था और वो उस वक्त फायर किए गए जब सदर अशरफ गनी ईद उल अज़हा के मौके पर टेलीविज़न पर कौम से बराह रास्त खिताब कर रहे थे। सदर गनी ने कुछ देर के लिए अपनी तकरीर रोक दी और कहा, अगर ये समझते हैं कि रॉकेट हमलों से वो अफगानों को शिकस्त दे देंगे तो ये उनकी भूल है। रॉकेट हमलों के फ़ौरन बाद गनशिप हेलीकॉप्टर्स तलब किए गए थे, जिन्होंने बमबारी करके उस घर और गाड़ी को तबाह कर दिया जहां से मुबैना तौर पर रॉकेट फायर किए गए थे। अफगान वजारत दाखिला के तर्जुमान के मुताबिक तमाम हमलावर मारे जा चुके हैं, जबकि 2 अफगान सिक्योरिटी एहलकार ज़ख्मी भी हुए हैं। और आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अफगानिस्तान के बारे में पेश की गई हिकमत अमली को भी 1 साल मुकम्मल हो गया है। उस वक्त से अब तक अमरीकी मुदाखलत के बाद तकरीबन 17 सालों की इस लड़ाई में अफगानिस्तान में तशद्दुद की बदतरीन कार्रवाइयाँ भी देखने में आई हैं। नुखबत मलिक कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। नुखबत, अफगानिस्तान में नई अमरीकी हिकमत अमली के 1 साल बाद यहाँ वाशिंगटन में इस पर होने वाली प्रोग्रेस को कैसे देखा जा रहा है? जी साकिब, इस प्रोग्रेस को देखने से पहले ये ज़रूरी है कि ये देखा जाए कि इस हिकमत अमली के अहदाफ क्या थे। गुज़श्ता साल जब सदर ट्रंप ने ये हिकमत अमली पेश की थी तो उनका कहना था कि इक़्तिदार में आने पर उन्हें एक रिपोर्ट पेश की गई जिसके ऊपर बेस करते हुए ये स्ट्रैटेजी जो है ये तश्कील दी गई। इस हिकमत अमली में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भारत समेत जनूब मशरक़ी एशिया और वस्ती एशिया के जो ममालिक हैं उनकी सिक्योरिटी और ख़ित्ते में अमन की सूरत हाल के बारे में अहम नुकात पेश किए गए थे। अमरीका ने अपनी फतह इस स्ट्रैटेजी के तहत जिन मकासद से मंसूब की उनमें दुश्मनों का सफाया, दाइश और अलकायदा का मुकम्मल ख़ात्मा और अफ़गानिस्तान को तालिबान के कब्ज़े से बचाना और उसके साथ साथ अमरीका पर मुमकिना दहशतगर्दी के हमलों को होने से पहले रोकना शामिल है। इसके साथ ही इसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों के नए उभरते हुए ठिकानों को रोकना और साथ ही जौहरी हथियारों को दहशतगर्दों के हाथ लग जाने के ख़तरे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना शामिल है। अब इस हिकमत अमली को पेश किए हुए 1 साल हो गया है। अफ़गानिस्तान में इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त हुई है, इसके लिए देखते हैं पहले ये रिपोर्ट। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से खुद उनके अपने अल्फाज में ड्रामाई तब्दीलियों पर मुश्तमिल नई अफ़गान हिकमत अमली मुतारिफ करवाए जाने के 1 साल बाद भी लगता है कि कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। तालिबान अब भी अफ़गानिस्तान के अहम शहरों पर बड़े पैमाने पर हमले करने के साथ इनके कुछ हिस्सों को कंट्रोल भी कर रहे हैं। इस माह गजनी पर होने वाला हमला इसकी एक मिसाल है। ताहम अक्सर इन शिद्दत पसंदों को फ़िज़ाई हमलों के जरिए पीछे धकेल दिया जाता है, लेकिन इस सब का नतीजा अक्सर तबाही, मौत और जली हुई इमारतों की शक्ल में ही निकलता है। अमरीकी हुक्काम बढ़ते हुए तशद्दुद की खबरों की अहमियत को कम करने की कोशिश के साथ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अमरीका अफ़गानिस्तान में कामयाबी हासिल कर रहा है। दुश्मन के गजनी पर हमले के 6 मकासद थे, लेकिन वो एक भी इलाके पर कब्जा करने में नाकाम रहे। उसूली तौर पर ये एक ऐसी कार्रवाई थी जिसके जरिए वो मीडिया की तवज्जो हासिल करना चाहते थे और वो उसमें कामयाब हुए हैं। लेकिन अमरीकी फौज के खुद अपने आदाद शुमार ज्यादा हौसला अफजा नहीं है। मई 2017 में तालिबान को 16% अफगान इलाकों का कंट्रोल हासिल था, जो 1 साल में बढ़कर 19% हो गया है। अमरीकी हुक्काम कहते हैं कि जंग की कामयाबी का बेहतर पैमाना इलाकाई नहीं है, बल्कि वहां बसने वालों के दिलो दिमाग पर कंट्रोल हासिल करना है। लेकिन ऐसा भी शायद नहीं हो पा रहा। 1 साल पहले शिद्दत पसंदों ने अफगानिस्तान की 9% आबादी पर कब्जा कर रखा था। आज इस वक्त ये तादाद 12% है और तकरीबन 1/4 अफराद मतनाज़ा इलाकों में रह रहे हैं। और ये सब एक ऐसी बमबारी की मुहिम के बावजूद हो रहा है जिसकी मिसाल नहीं मिलती।
اس سال کے صرف 6 ماہ کے دورانیے میں ہی امریکی اتحادی افواج افغانستان پر ریکارڈ تعداد میں بم گرا چکی ہیں، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ دوسری جانب امن کے لیے کوششیں بھی جاری ہیں، اور ساتھ ہی امریکہ اور طالبان کے درمیان 7 سالوں میں پہلی بار حال ہی میں براہ راست مذاکرات بھی ہوئے ہیں۔ ہم نے ممکنہ جنگ بندی اور مفاہمت کی بات چیت کے جانب پیش قدمی دیکھی ہے، لیکن جنوبی ایشیا کی حکمت عملی اور ان اقدامات کے درمیان تفریق کرنا مشکل ہے کیونکہ وائٹ ہاؤس نے ہی اسے نافذ کیا ہے۔ لیکن اہم سوال یہ ہے کہ اگر صدر ٹرمپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اگلا قدم کیا ہوگا؟ اور یہاں یہ بتاتی چلوں کہ ایرک پرنس نامی ایک امریکی کاروباری شخصیت نے ایک ویڈیو کی صورت میں صدر ٹرمپ کو ایک تجویز دی ہے جس کے تحت ان کا کہنا ہے کہ افغان جنگ کو پرائیویٹائز کر دیا جائے۔ تاہم امریکی حکام نے اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ صدر ٹرمپ اس تجویز پر غور کر رہے ہیں یا نہیں، البتہ ان کا یہ کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نئے آئیڈیاز کے لیے ہمیشہ اپنا ذہن کھلا رکھتے ہیں۔ جی نخبت ملک ہمارے ساتھ تھے کیپٹل ہل سے۔ تھینک یو نخبت فار دیز اپڈیٹس۔ اور دوسری طرف جنوبی اور وسط ایشیائی امور کے لیے ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ایلس ویلز نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان کو مستحکم بنانے کی کوششوں میں پاکستان کا اہم کردار دیکھتا ہے۔ ہم نے پاکستان کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ یا تو طالبان مذاکرات کی میز پر آئیں یا انہیں محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنے کی بجائے وہاں سے نکال کر افغانستان واپس بھیجا جائے۔ پاکستان اور افغانستان گزشتہ کئی ماہ سے اپنے دو طرفہ تعلقات کی بہتری کی کوشش میں یکجہتی کی ایک دستاویز پر کام کر رہے ہیں۔ ہم اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور ہم وزیر اعظم عمران خان کے ان الفاظ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جن میں انہوں نے پاکستان کی سرحدوں کی دونوں جانب امن کی اہمیت کی بات کی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کی موجودگی کا امریکی دعویٰ ایک بار پھر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کسی کے پاس اس بارے میں قابل عمل انٹیلیجنس معلومات ہیں تو وہ پاکستان کو دے، جس پر ان کے بقول پاکستان کارروائی کرے گا۔ اور دوسری طرف ایلس ویلز نے چین کے کردار کے بارے میں بات کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جنوب ایشیا کے حساب سے جب میں دیکھتی ہوں تو کئی ایسے شعبے ہیں جن میں ہمارے چین کے ساتھ مفادات ملتے ہیں۔ ہم دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں، افغانستان کا استحکام چاہتے ہیں، ہم دونوں ہی افغانستان اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری چاہتے ہیں۔ جاپان میں ایک ایسی مسجد تیار کی گئی ہے جو خود چل کر نمازیوں کے پاس جاتی ہے۔ ایک ٹرک میں بنائی گئی اس مسجد میں وضو، جائے نماز اور دیگر تمام سہولتیں بھی موجود ہیں۔ اس کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کے لیے تازہ ترین خبروں کے ساتھ ساتھ معلوماتی مضامین اور دیگر دلچسپ ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ اور امریکہ اور پاکستان سے عید الاضحیٰ کے کچھ رنگ شامل کریں گے آج کے شو میں آگے چل کر، لیکن پہلے دنیا بھر سے ملنے والی کچھ اہم خبروں کی جھلکیاں آج کے ورلڈ ویو میں۔ آسٹریلوی وزیر اعظم میلکم ٹرنبل اپنی کنزرویٹو لبرل پارٹی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ایک روز پہلے ہی پارٹی کے اندر قدامت پسند اراکین نے وزیر اعظم کے گرین ہاؤس گیسوں کے بارے میں حد مقرر کرنے کے بارے میں قانون سازی کے منصوبے کی مخالفت کی تھی، جس کے بعد انہوں نے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا مناسب سمجھا۔ وزیر داخلہ پیٹر ڈٹن نے وزیر اعظم کی قیادت کو چیلنج کیا تھا۔ عدم اعتماد کی ناکامی کے بعد پیٹر اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ روس کے جنوبی صوبے چچنیا میں عسکریت پسندوں کی جانب سے پولیس پر حملوں کے ایک روز بعد حکام چوکس ہیں۔ ان حملوں میں 5 حملہ آور ہلاک اور متعدد پولیس اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ شام کے صدر بشار الاسد نے منگل کے روز دمشق کی روادہ مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی۔ ملک کے مذہبی امور کے وزیر، شام کے گرینڈ مفتی اور اعلیٰ حکام بھی صدر کے ہمراہ تھے۔ وزارت مذہبی امور کے سربراہ خضر شرور نے نماز کی قیادت کی اور عید کا خطبہ دیا۔ دمشق کے مضافات اور جنوبی شام میں سرکاری فورسز کے دوبارہ قبضے کے بعد یہ پہلی عید ہے۔ امی، حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا۔
اپنے ملک کے لیے. Pakistan has much to gain لیکن ایسے میں ہمارا کام with our کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے. پاکستان کے حکمران سن لے. خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں. باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی. بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے. اس پروفیشن میں نا امی بس اتنا سا تو خواب ہے. خبر جیسی پہنچے ویسی ویو 360 صرف آج نیوز پر. عالمی منڈیوں میں گزشتہ کچھ دنوں میں بہت ابتری دیکھنے میں آئی ہے. اس کی ایک وجہ اس وقت ترکی کے اقتصادی بحران کو بھی قرار دیا جا رہا ہے. امریکہ نے ترکی میں قید امریکی پادری اینڈریو برنسن کی رہائی نہ ہونے کی صورت میں ترکی کے خلاف مزید اضافی پابندیوں کی دھمکی بھی دی ہے. تاہم امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کے مطابق امریکہ ترکی کے معاشی مسائل کے لیے ذمہ دار نہیں. حقیقت کیا ہے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ تجزیہ کاروں کے ساتھ. عالمی منڈیوں کے لیے پچھلا ہفتہ بہت ابتری والا تھا جب یورپ میں سٹاکس کی قیمتیں گری اور ایشیا میں منڈیوں کی صورتحال ملی جلی رہی. ایشیا میں انڈیا اور انڈونیشیا کی ابھرتی ہوئی منڈیاں خاص طور سے ترکی کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے متاثر ہو سکتی ہیں. امریکہ نے ترکی میں قید امریکی پادری اینڈریو برنسن کی رہائی نہ ہونے کی صورت میں ترکی کے خلاف نئی اضافی پابندیوں کی دھمکی دی ہے. تاہم امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان کے مطابق امریکہ ترکی کے معاشی مسائل کے لیے ذمہ دار نہیں. ترکی کی اقتصادی صورتحال کافی عرصہ پہلے خراب ہونا شروع ہو گئی تھی اور یہ اگست میں لگائی جانے والی پابندیوں سے پہلے کی بات ہے. تجزیہ کار متفق ہیں کہ ترکی کے اقتصادی مسائل کہیں گہرے اور ترک صدر رجب طیب اردوان اور صدر ٹرمپ کے درمیان تنازع سے پہلے کے ہیں. ترکی کی معیشت کا تعمیری ڈھانچہ اس لحاظ سے مضبوط نہیں کہ اس کا انحصار بہت زیادہ تیز رفتار نمو، سستے کریڈٹ، تعمیری شعبے کے پروجیکٹس پر انحصار اور سب سے خطرناک بات غیر ملکی قرضے خاص طور سے ڈالر پر ہے. لہٰذا ڈالر کے مقابلے میں لیرا کی قدر میں اس سال پہلے ہی ہونے والی 40% کمی نے ترکی کے لیے ان قرضوں کی ادائیگی کو کہیں زیادہ پیچیدہ اور مہنگا بنا دیا ہے. سرمایہ کار ترکی اور ایشیا پیسفک ممالک کے درمیان رابطوں کو انتہائی غور سے دیکھ رہے ہیں. چین کی سربراہی میں یہ ممالک ترکی کے 20 بڑے درآمداتی ذرائع میں شامل ہیں. میرے خیال سے ہم 1990 کی دہائی کے بحران جیسی صورتحال کی جانب نہیں جا رہے کیونکہ ہمیں ترکی سے باہر اس صورتحال کے پھیلنے کا خدشہ نہیں جیسا کہ 90 کی دہائی میں ایشین ٹائیگرز میں تھا. تاہم اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی عالمی قرضے کی سخت شرائط ابھرتی ہوئی مارکیٹس کے لیے نقصان دہ ہوں گی کیونکہ انہی معیشتوں نے حالیہ سالوں میں عالمی قرضوں اور سرمایہ کی ریل پیل کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے. اس کے باوجود تجزیہ کاروں کی اکثریت ترکی کی معیشت کے بارے میں شدید فکر مند ہے. ان کی سب سے بڑی فکر ترکی کی فرمز کے قرضے کی ادائیگی کی اہلیت کے حوالے سے ہے. سنڈی سین کے ساتھ عائشہ خالد، اردو VOA. پاکستان کے چند نوجوان پہلی بار زیادہ فیچرز اور کم قیمت والی اسمارٹ ویل چیئر مارکیٹ میں لائے ہیں. یہ پہلے سے موجود آٹومیٹک ویل چیئرز کے مقابلے میں کیسے مختلف ہے جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. میری گرینڈ مدر کی واش روم میں سلپ ہو جانے کی وجہ سے انجری ہوئی تو میں دیکھتا تھا کہ کتنی لاچاری اور بے بسی کا عالم تھا کہ وہ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہونا پڑ رہا تھا ان کو. سو میرے ذہن میں خیال آیا کہ انہیں ایک ایسی ویل چیئر ہو جو کہ ان کو انڈیپینڈنٹ بنا سکے. لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے MS الیکٹریکل انجینئرنگ کے طالب علم فائز ارباب نے نیشنل انکیوبیشن سینٹر میں اپنا بزنس آئیڈیا پیش کیا اور اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر سوچ کو حقیقت میں بدلنا شروع کیا اور بالآخر 3 سال بعد گوبھی نامی ویل چیئر بنا لی. گوبھی آگے بڑھو، لیفٹ، واپس جاؤ. پوری دنیا میں یہ پہلی ویل چیئر ہے جو کہ وائس سے آپریٹ کی جا سکتی ہے اور یہ اسمارٹیسٹ ویل چیئر ہے، یعنی کہ یہ 100 فیٹ کی ریموٹ لوکیشن کے اندر ویل چیئر یوز کی جا سکتی ہے. ایک پیشنٹ ہے جو کہ بیڈ پر ہے، اسے ویل چیئر چاہے اس کی ویل چیئر الیکٹریکل بھی ہے، اسے واپس اسے اپنے پاس بلانے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹینڈنٹ چاہیے. یہ خود مختاری کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے، یہ محتاجی کو ختم کرتی ہے. ایک اچھی ویل چیئر 2.5 لاکھ میں ملتی ہے، جبکہ یہ گوبھی جو ہے ہم نے پورے طور پر پاکستان میں مینوفیکچر کی ہے، پاکستان میں ہی ڈیزائن کی ہے، جس کی تعارفی قیمت ہم نے 1 لاکھ رکھی ہے. لیکن آہستہ آہستہ ہمیں امید ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ 1 لاکھ سے کم ہوتی جائے گی جب اس کی پروڈکشن میس اسکیل پہ کی جائے گی.
3.5 घंटे में इसकी बैटरी मुकम्मल चार्ज होने के बाद 25 किलोमीटर तक इंडोर और आउटडोर चल सकती है। मोबाइल फ़ोन चार्जर है, अब मोबाइल फ़ोन हर वक्त आपका व्हीलचेयर यूज़ कर रहा है, सो आपका मोबाइल फ़ोन चार्ज भी होता रहेगा। इसमें हेडलाइट है, इमरजेंसी कॉल बटन और इमरजेंसी स्टॉप बटन है। इलेक्ट्रिकल व्हीलचेयर्स पाकिस्तान में पहले भी अवेलेबल थी, ये चाइना से या डिफरेंट कंट्री से इंपोर्ट की जाती थी। उनके अंदर जॉयस्टिक का ऑप्शन होता है, जॉयस्टिक जो कि बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है व्हीलचेयर का, और ये टूट जाए तो इसे रिपेयर पाकिस्तान में नहीं किया जा सकता। जो इनोवेशन की है कि हमने इसकी जॉयस्टिक को ख़त्म कर दिया है और उसकी जगह इसे मोबाइल ऑपरेटेड कर दिया है। नेशनल डिज़ाइन अवार्ड्स 2018 में कंज्यूमर प्रोडक्ट कैटेगरी में अवार्ड हासिल करने वाली ये व्हील चेयर को 35 से ज़ायद प्री ऑर्डर्स मिल चुके हैं और इफ्तिताही तकरीब में मुखय्यर हजरात की मदद से 25 व्हील चेयर्स मुस्तहिक अफराद में मुफ्त तकसीम की जाएंगी। चाइना और जापान से भी हमें फ़ोन्स वगैरह आ रहे हैं कि इसकी टेक्नोलॉजी को सेल किया जाए, तो हमें गवर्नमेंट से इस ताउन की उम्मीद है कि वो हमारे ऊपर सरपरस्ती करे और हमारी सपोर्ट करे और इसको कस्टमर्स तक पहुंचाने के अंदर हमारी मदद करे। फाइजर बाब कहते हैं कि सिर्फ इस व्हील चेयर पर ही सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, बल्कि इनका अगला प्रोजेक्ट पाकिस्तान को डिसेबल फ्रेंडली बनाना है। टेक्नोलॉजी के शोबे में मुलाजमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं, लेकिन शोबे में ख़वातीन की तादाद आज के दौर में भी मर्दों की निस्बत कम है। तहकीक बताती है कि अमेरिका में साइंस, इंजीनियरिंग और रियाजी के शोबे में 5 लाख से ज़ायद मुलाजमतें पैदा होने के बावजूद उनमें 20% से भी कम ख़वातीन के आगे आने की तवक्को है। लेकिन अब कुछ ख़वातीन इस ट्रेंड को बदलने की कोशिशें कर रही हैं। आइए मिलते हैं कुछ ऐसे ही नौजवान ख़वातीन से। वो अपने तालिब इल्मों से उम्र में कुछ ही बड़ी हैं। हाल ही में हाई स्कूल की ग्रेजुएट सैंडी शी ने ये तमाम मौसम गर्मा कम उम्र बच्चियों को रोबोट्स की प्रोग्रामिंग सिखाने पर वक्फ किया है। स्पार्क आजी रोबोटिक्स में मैं लड़कियों को रोबोटिक्स के इस्तेमाल की प्रोग्रामिंग सिखाती हूँ। मैं समझती हूँ कि ये लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तख्लीकी होने के साथ लड़कियों के लिए प्रोग्रामिंग सीखने का एक दिलचस्प तरीका भी है। सैंडी शी और उनकी बहन वेंडी शी स्पार्क IT की शरीक बानी है। ये प्रोग्राम लड़कियों को साइंस और टेक्नोलॉजी के करियर्स में लड़कों से मुकाबले में मदद देने के लिए कायम किया गया है। 10 से 15 साल की लड़कियां 2 हफ्तों के लिए कोडिंग का बुनियादी इल्म सीखती हैं। तलबा को लाजमी तौर पर एक गोल शक्ल वाले रोबोट में रुकावटों के एक सिलसिले को कामयाबी से उबूर करने के लिए प्रोग्राम करना होता है। वेंडी शी का कहना है कि उनके औजारों में एक IT पैड और बेशुमार हिसाब किताब का इल्म शामिल है। क्योंकि जब आप रोबोट को प्रोग्राम करते हैं तो आपको जानना होता है कि रोबोट की रफ्तार क्या होगी, आप क्या चाहते हैं कि रोबोट कितनी देर तक जाए। लिहाजा इसके लिए आपको मैथ्स, फासले और वक्त की बुनियादी समझ होनी चाहिए। इस सब के दौरान वो प्रोग्रामिंग में पैदा होने वाले मसाइल को भी ठीक करना सीखती हैं। कभी कभार वो दुरुस्त होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो इतने दुरुस्त नहीं होते। लिहाजा जब हम इसे प्रोग्राम करते हैं तो हमें बहुत मर्तबा इसे चलाना होता है। कुछ तालिब इल्मों के लिए चैलेंज तफरीह का एक हिस्सा है। मुझे हमेशा से कोडिंग पसंद थी और मैंने लीगो रोबोटिक्स की है। जब मैंने इस प्रोग्राम के बारे में सुना तो मुझे खुशी हुई। सैंडी शी को उम्मीद है कि लड़कियां सिस्टम को बतौर कैरियर ना अपनाने के फैसले से पहले 2 बार सोचेंगी। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि लड़कियां सोच रखती हैं कि वो इस काबिल नहीं या वो इतनी अच्छी या स्मार्ट नहीं, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। मेरे ख्याल में यही असल वजह है कि लड़कियां सोचती हैं कि टेक्नोलॉजी सिर्फ लड़कों के लिए है। सैंडी और वेंडी शी को उम्मीद है कि लड़कियां इन क्लासों के अलावा भी इस कोर्स से फायदा उठाएंगी और आखिरकार साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में अपनी जगह हासिल कर पाएंगी। क्रिस्टीना स्मिथ की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू VOA। ईद मुबारक, क्योंकि आज अमेरिका में ईद उल अज़हा मनाई जा रही है, जबकि पाकिस्तान में भी ईद की तैयारी अरूज पर है और आखिरी दिन भी कुर्बानी के लिए मवेशियों की ख़रीदारी की जा रही है। ऐसे में कुर्बानी के ऊँटों पर नक्शो निगार बनाने वाले फ़नकार भी काफ़ी मसरूफ़ हैं। इन फ़नकारों से मिलते हैं कराची से शायान सलीम के साथ। ऊंट की खाल पर नक्शो निगार तख्लीक करने वाले मोहम्मद रईस इन दिनों कराची में अपना हुनर खूब आजमा रहे हैं। रईस कैंची की मदद से दीदा ज़ेब डिज़ाइन उभार कर ऊंट की खूबसूरती को बढ़ाने के फ़न के माहिर हैं। ईद उल अज़हा पर अंदरून सिंध से मवेशी मंडी में कुर्बानी के लिए लाए गए ऊँटों पर तरह तरह के डिज़ाइन बनवाने के लिए व्यापारी इन फनकारों का सहारा लेते हैं, क्योंकि डिज़ाइन वाले ऊँट खरीदारों की तवज्जो का मरकज़ बन जाते हैं।
डिज़ाइन तो अलग अलग होती है, अजरक और होती है, बूटियाँ होती है, मोर होते हैं, कबूतर होते हैं, हर साल आते हैं, 8-9 साल हुए हैं। ये हमारे दिल का शौक़ है, घर भी उधर भी हमारे गांव पर कारोबार है, ये तो हमारे दिल का शौक़ है। इस काम में इन्हें घंटों लग जाते हैं और मुआवजा भी ऊंट की जिसामत देखकर तय किया जाता है। ये फन नस्लों से चला आ रहा है। फन में महारत ऐसी है कि बिना किसी तस्वीर या कागज के इन फनकारों को मुनफरिद डिजाइन जहन नशीन होते हैं। बस हाथों से कैंची चलती है और नक्श बनते जाते हैं। ये जो है हमारे बाप ने सिखाया हमको, 50 साल हो गए बनाते हुए। 6 घंटे लग जाते हैं, 5 घंटे भी लग जाए। छोटा ऊँट है तो थोड़ा वक्त लेता है, बड़ा है तो फिर टाइम ज़्यादा लेता है। तो वो टाइम का होता है काम। तो फिर किसी का 5,000 लेते हैं, किसी के 3,000 लेते हैं, किसी के 4,000 लेते हैं बस। डिज़ाइन वाला जो ऊँट होता है उसे जब इलाके में लेकर जाते हैं हम लोग, तो उसमें थोड़े शोशाबी होती है, लोग देखते हैं उसे, थोड़े अप्रिशिएट करते हैं वो लोग, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा डिज़ाइन वाले पसंद है। मवेशी मंडी में व्यापारी ऐसे ऊंट भी लाते हैं जो एक इशारे पर छलांग लगाकर नाचते भी हैं। मालिक ऐसे ऊंटों को बचपन से ही नाचने की तरबियत देते हैं। बहुत मेहनत से पाल के यहाँ पे ले आते हैं और हमारे से ये बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, मगर दिल तो नहीं कहता है देने के लिए, मगर हमारी मजबूरी इस पे नाम कुर्बानी का रख लिया तो इसी वजह से देना पड़ता है। व्यापारियों के मुताबिक सादा ऊंट के बरक्स नक्शो निगार से मुज़य्यन और रक्स करने वाले ऊंटों की कीमत ज़्यादा होती है और मुख्तलिफ नस्ल के ये ऊंट 5 से 6 लाख रुपए में फ़रोख्त किए जाते हैं। सलीम खान, उर्दू, VOA, कराची। और कराची से ईद उल अज़हा के कुछ रंग हमने देखे। और अमेरिका में आज ईद है और मुख्तलिफ रियासतों में ईद के साथ साथ पाकिस्तान की यौम आज़ादी के मेले भी मुनक्किद हो रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में एक नई जमहूरी हुकूमत का आगाज़ भी हुआ है, जिस पर जोश व खरोश भी पाया जाता है पाकिस्तानी कम्यूनिटी में। यहाँ चलते हैं अजीज़ अहमद के साथ वाशिंगटन के करीब रियासत वर्जीनिया में होने वाले पाकिस्तान डे फेस्टिवल में, जहाँ पाकिस्तानी अमरीकियों ने जश्न आज़ादी के साथ साथ ईद और पाकिस्तान में नई हुकूमत के लिए नेक पैगामात भी दिए। पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटी है और मैं हर लेवल पे उनको इनकरेज करता हूँ कि वो पाकिस्तान आएँ। उनकी बहुत कंट्रीब्यूशंस हैं चैरिटी के हवाले से, मगर अब पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी पाकिस्तान को देखें। अभी जो नए 70 साल के बाद जो तब्दीली आई है, इसलिए दुआ करें कि जो 70 साल में गलतियाँ हो चुकी हैं आगे गलती ना हो हमारी। वफादारी से रहें और अब नया पाकिस्तान बन गए। मेरे तरफ से एडवांस में ईद मुबारक सारे भाइयों को। I'm waiting to go back to Pakistan and see what तब्दीली comes with Imran Khan. हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं इमरान खान के और पाकिस्तान के जीतने पे। पाकिस्तान मेरा मदर इन लॉ लैंड है और इंडिया मेरा मदर लैंड है, तो मुझे दोनों से उतना ही प्यार है। We're really excited to be here and we're excited for the new Pakistan. Pakistan जिंदाबाद! ये था आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर facebook.com/VOA उर्दू और ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट urduvoa.com। आज के लिए साकिब उल इस्लाम को इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस इवनिंग।